हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेरवाई क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको पता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो नहीं पता है तो आज हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो केमिस्ट्री है, जो हमारा केमिस्ट्री है उसको मेनली ना 12 तक के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल, फिर दूसरा है ऑर्गेनिक, और उसके बाद जो है हमारा तीसरा, और इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, अच्छा रहेगा। उसके बाद बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, ये दूसरा है इनऑर्गेनिक, और उसके बाद है इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक आता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि यहीं से कहीं ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है, सिमिलर है, लेकिन पूरे तरह ऐसा तो नहीं है, लेकिन सिमिलर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल के फिजिकल स्टेट के बारे में ज़्यादा चीज़ पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत चीज़ आता है। ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन, ठीक है, और रिएक्शन स्पीड, रिएक्शन स्पीड, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा कब होगा, ये सब चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम पढ़ते हैं एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इसमें ज़्यादातर आता है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह और हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये सब चीज़ आता है। ठीक है, एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में घटेगा बढ़ेगा, किसी भी एलिमेंट का कितना कैपेसिटी है कि वो अपना हाइब्रिडाइजेशन करे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप कब बनाए, तो ये ढेर सारा चीज़ है, तो आगे पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोल सकते हैं, इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो और इसमें एक ये भी होता है, तो इस चीज़ को ये भी बोलते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, ऐसा भी बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा मेन है जो केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया इस पार्ट में, तो ये तीनों चीज़ पढ़ेंगे। और ये जेई और नीट के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, ट्वेल्थ के लिए जो है उसमें आराम से लिखना होता है, लेकिन जेई और नीट के लिए जो होता है इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है, और इसमें क्या है कि आप याद करके आराम से कर सकते हैं अच्छा खासा चीज, लेकिन ट्वेल्थ में आके लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा जो मेन टॉपिक है आज ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा मेन टॉपिक है। तो कह रहा है कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, अगर हम बात करेंगे किसी भी पर्सन के बारे में हम ज़्यादातर जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना, कि भाई वो कौन है, कहाँ से है, किधर से है, कहाँ से आया, ये सब चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ढेर सारा चीज़ें हम एक पर्सन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप अगर इंटरव्यू में जाइएगा तो वहाँ आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक उसी तरह यहाँ भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कैसे है, तो उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में दो टाइप का डेफिनेशन होगा, एक ओल्ड डेफिनेशन और दूसरा मॉडर्न डेफिनेशन। तो हम दोनों देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस इन द 19th सेंचुरी एंड नाउ इट कुड बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी आल्सो। ठीक, तो कह रहा है कि जो ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हुआ ना, वो कहाँ से निकाला गया था, नेचुरल सब्सटेंस। अब नेचुरल सब्सटेंस तो आपको पता है कि नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है। नेचुरल सब्सटेंस में हम आपको बोल देते हैं जैसे प्लांट, एनिमल,
ये सब हो गया। और इसका वेस्ट, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये सब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो सब्सटेंस को निकाला गया ना, तो उसको बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से ढेर सारा सब्सटेंस को निकाला गया, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया। तो उस टाइम क्या था कि हम इस चीज को ना लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। लेबोरेटरी में प्रिपेयर का क्या मतलब है कि जैसे आज क्या है कि आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर लेते हैं लैब में, लेकिन पहले था कि जब शुरुआत में जब देखा गया ना, तो ये प्रिपेयर नहीं होता था। ठीक है, तो ये सिंपली देखा गया कि भाई ये आ रहा है किसी नेचुरल सब्सटेंस से। ठीक है, वो नेचुरल सब्सटेंस प्लांट हो सकता है या एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आया जो साइंटिस्ट था ना, कि वो बोला कि कुछ है ऐसा नेचर में, हमारे नेचर में कुछ ऐसा एक फोर्स है जो इस कंपाउंड को बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो कोई ऐसा फोर्स जो कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है ना, तो उसी फोर्स को बोल दिया कि बिटल फोर्स है उसको। और जो साइंटिस्ट बोला है, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? बर्जेलियस। ठीक है, तो बर्जेलियस एज्यूम दैट सम बिटल फोर्स फॉर्म necessary to produce organic compound, that's why this beetle force are not present in the lab। अब भाई ऐसा ये बेटल फोर्स है जो नेचर में ही एग्जिस्ट करता है। अब जो चीज नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको कम पॉसिबल है कि आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है उस चीज को, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स इसको बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, इन 1828 होलर सिंथेसिस द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड। अब देखिए बाद में है ना होलर आया जो कि यूरिया बनाया। बनाया क्या? यूरिया। यूरिया बनाया किससे? अमोनियम साइनाइड से बनाया। ठीक है, तो अमोनियम साइनाइड उस टाइम क्या था? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट था। ठीक है, अब उस टाइम ऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्कवरी से पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवर हो गया था, जिसके बाद हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास था अमोनियम साइनाइड। ठीक है, तो अमोनियम साइनाइड से जो है ना हीटिंग किया, उसको हीट किया, उसको हीट करने के बाद देखा कि एक नया कंपाउंड बना। ठीक है, इस नया कंपाउंड का कुछ एक प्रॉपर्टी देखा। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार इसका नाम क्या दिया गया? ये यूरिया है। ठीक है, और दिया कौन? होलर। किस, कौन से कब दिया था? मतलब 1828 में इसका नाम नाम दिया गया था। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं, जो सबसे पहले हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो था यूरिया। और कैसे बना था? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था सबसे पहले, उसका नाम था यूरिया, और बना किससे था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कैसे बना था? हीटिंग करने पे। मतलब ये हुआ कि अगर आप अमोनियम साइनाइड को ले लें और उसको आप हीट करें, तो हम आपको बन जाता है यूरिया। तो ये ढेर सारा फार्मूला है, फार्मूला का भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये साइनाइड ग्रुप है, ये अमोनिया ग्रुप, ये अमोनिया ग्रुप और ये साइनाइड ग्रुप। तो तब जाके बना है यूरिया। यूरिया में दो है नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि फॉलोइंग द आइसोमेरिक रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, तो अब आइसोमेरिक रिएक्शन मतलब क्या हो गया? आइसोमेरिक रिएक्शन का मतलब आप सिंपली यही समझिए कि अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल्स से आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, आइसोमेरिक रिएक्शन का मतलब सिंपल समझिए, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। ठीक, तो ये सिंपल ही है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, उसी को बोलते हैं आइसोमेरिक। मतलब अगर हम ऐसा बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब ऐसा हम समझा देते हैं, क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम बोले A B2 एक को कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका पहला ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा बना हो, A B हो सकता है कि ऐसा बना। दूसरा क्या हो सकता है? इधर भी B और इधर भी B।
ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है, मोलिकुलर रीअरेंजमेंट है ना। तो इसी को बोल सकते हैं हम कि ये आइसोमरिक चीजें हो गया, आइसोमर हो गया ऐसा। ठीक है, तो बाद में आप पढ़िएगा सिस एंड ट्रांस, ये सब चीजें उसमें आता है। ढेर सारा रीअरेंजमेंट होता है, मतलब एक एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। अगर इसका पहले पोजीशन ये था तो बाद में अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ आ सकता है। तो जनरली यही होता है आइसोमरिक रिएक्शन वगैरह। ठीक है, तो उसमें से पहला रिएक्शन जो है वो है अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, तो यह है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन किया गया था किसके साथ, पोटासियम साइनाइड के साथ। तो पोटासियम साइनाइड को जब दोनों को मिला दिया, ठीक है, मिलाने के बाद क्या किया गया, उसको हीट किया गया। हीट करने के बाद हमें फिर से पता चला कि क्या हमारे पास बना है, अमोनियम साइनाइड यहाँ बन गया। और बाद में जो हमारे पास निकल गया ये पोटासियम सल्फेट निकल गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें से हम आपको एक दो रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन हम आपको लिख देते हैं, ये सर एक रिएक्शन लिखते हैं और बाकी आप ढूंढ लीजिएगा। वैसे उतना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। एक है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस, उसके बाद हो गया KCNO पोटासियम साइनाइड। इसको हम क्या करेंगे, फिर से हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये हीट है, अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे हीट। ठीक, तो हीट लिख दिया। उसके बाद जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनियम साइनाइड प्लस जो बनेगा हमारा पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा। तो ये क्या है, देखिए एक तरीका ये है, इससे भी हमारा मिला ना कि एक अमोनियम साइनाइड मिला। और जो पहला रिएक्शन था, देखिए यहाँ से भी हमें अमोनियम साइनाइड मिला, यहाँ से भी हमें अमोनियम साइनाइड मिला। मतलब यही होगी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम अमोनियम साइनाइड को लिख रहे हैं। तो मेन हमारा फोकस क्या रहता है कि ये अमोनियम साइनाइड बन रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोला गया कि ये क्या है, आइसोमेरिक रिएक्शन है। जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि वी आर गेटिंग द सेम कंपाउंड बट द डिफरेंट रिएक्शन शुड हैव। इसीलिए कि ये जरूरी है। तो उसके बाद है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन लैब इज एसिटिक एसिड बाय कोब्स इन 1845। उसके बाद जो हमारा पहला एलिमेंट बनाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया उसका नाम है एसिडिक एसिड। ठीक है, तो देखिए दो चीजें है, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला है वो है यूरिया। यूरिया कैसे मिला है हमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीटिंग करने के बाद मिला। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, अब बाद में वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया था। अब कैसे बनाया गया था, इस एलिमेंट के हेल्प से बनाया गया था, लैब में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1845 में बनाया गया था। किसने बनाया था, कोब ने बनाया था। तो यही जो है एसिडिक एसिड, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बनाया गया। बाकी यूरिया जो था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से बनाया गया। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए अब ये बनाया कैसे गया, तो उसका रिएक्शन है। पहले सबसे पहले क्या गया, बनाने से पहले देखिए ऐसा बनाया गया कि हमने लिया क्या, कार्बन लिया, उसके बाद हाइड्रोजन लिया। तो ये सब चीजें हमारे पास था, हाइड्रोजन भी हमारे पास है और कार्बन भी हमारे पास था। ठीक है, तो क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब आता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये दोनों हमारे पास था। तो ये दोनों को हम क्या किया कि साइंटिस्ट ने क्या किया, हमने नहीं किया, साइंटिस्ट ने किया, कार्बन हाइड्रोजन को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का आर्क दिया गया उसमें, मतलब थोड़ा सा हीटिंग है, हीटिंग टाइप का। तो जब उसमें ये दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, तो उसके बाद जो बनाना है उसे एसिटिलीन बना गया। ठीक है, तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो जो बना अनसेचुरेटेड कंपाउंड उसका नाम दिया गया एसिटिलीन है ये। ठीक है, देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो ये एसिटिलीन बना। फिर जाके इस एसिटिलीन को क्या किया गया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिला के, ये HgSO4 दोनों को मिला के जो देखा गया कि कौन सा कंपाउंड बनता है, वो बना है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिएजेंट है, रिएजेंट है।
ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएजेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, यही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएजेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब हमारे पास बन गया एल्डिहाइड कंपाउंड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, तो उसको क्या गया, ऑक्सीडेशन किया गया। ऑक्सीडेशन तो आपको पता है ना कि क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें जब ऑक्सीजन का ऐड किया गया तो देखा कि कौन सा कंपाउंड बना है, एक एसिड बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड में जब ऑक्सीडेशन हुआ तो वो एसिड बन के निकल गया और इस एसिड का नाम दिया गया एसिडिक एसिड। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में कि कैसे क्या हुआ। ये सारा हमारा था क्या, ओल्ड डेफिनेशन था, जो कि पास्ट में साइंटिस्ट ने ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से हमें चीजें मिल रही थी। ठीक है, तो बाद में पता लगा कि इससे नहीं होने वाला है और एक नया डेफिनेशन केमिस्ट्री को देना चाहिए। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया तो उसमें देखा गया कि मेन जो था हमारा क्या था, कार्बन था। ठीक है, कार्बन के हेल्प से ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने लगा हमें। तो जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ढेर सारा कार्बन के हेल्प से मिलने लगा तो मॉडर्न केमिस्ट्री में इसे बोला गया कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ये भी बोल सकते हैं क्या, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, मिल गया। उसके बाद था कि जो सबसे आसान कंपाउंड बना। ठीक है, देखिए पहले जो हमारा पास था ओल्ड में सबसे आसान कंपाउंड ऐसा बन गया था, आसान कंपाउंड बना था। तो आसान कंपाउंड में क्या क्या था, एक हाइड्रोजन था और दूसरा कार्बन था। तो दो ही बना था, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, दो एलिमेंट था हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये दोनों सिंपलेस्ट का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता था। तो ये दोनों को मिलाकर जो कंपाउंड बना तो उसे बोलने लगा कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन यह है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कंपोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जहां भी आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो आप उसे बोल दीजिए कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। ऐसा नहीं है कि अब किसी को भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा उसे हाइड्रोकार्बन बोलने लगे। मतलब ऐसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बाद में फिर इसी से ढेर सारा कंपाउंड बनने लगा। अब जैसे कि यहाँ पे था, जैसे देखिए ये एक बना हमसे, पहला क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन से बना, बाद में क्या हो गया, ऑक्सीजन एडिशन हो गया। ठीक है, बाद में फिर से एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए। मान लिए कि हमने यहाँ कुछ CH3 कुछ कार्बन का कंपाउंड है, इसमें क्या किए, Cl ऐड कर दिए। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें Cl हम ऐड कर दिए। Cl जब ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, ये जो ड्राइव हुआ एलिमेंट कहाँ से ड्राइव हुआ, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ। तो इसको फिर से मॉडर्न केमिस्ट्री में ये भी बोलने लगा कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ये भी डेफिनेशन है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो आप ध्यान दीजिए कि दो डेफिनेशन मॉडर्न में चल रहा है। पहला डेफिनेशन है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो भाई अब इतना हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री हमने जान लिया। ठीक है, अगर हिस्ट्री हम जान लिया तो भाई सवाल ये भी आता है कि हम इसको सेपरेट क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ सकते थे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ने का ढेर सारा कारण है कि इसको हम सेपरेटली पढ़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, इसका एक अलग दुनिया है जहाँ हम इसको सेपरेटली अच्छे से समझते हैं, इसी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेपरेट ब्रांच है। ठीक, तो उसका बहुत ढेर सारा रीजन है, तो हम एक एक करके सारा रीजन पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो ढेर सारा चीजें और सारी चीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। ठीक है, नेचर में जितने चीजें है ना, नेचुरल जितने सब्सटेंसेस सारा में क्या रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल में ढेर सारा हो गया, तो इससे क्या होगा, ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जितना भी हमारे नेचर में है ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है।
ठीक है, इसी वजह से हमें इसको सेपरेटली पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम इनऑर्गेनिक के साथ पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि भाई ये एक अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ है, नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर से हम आते हैं एलिमेंट का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो इन कंपेरिजन द अदर एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो अब दूसरे एलिमेंट के कंपेरिजन में जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, किसमें, हमारे एटमोस्फेयर में। ठीक है, यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका जो देखा गया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट था किससे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो कह रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होता है ना वो आयनिक रिएक्शन होता है। अब जैसे हम ये बोलें, अगर हम सिंपल रिएक्शन ये ले H2 प्लस Cl2, ठीक है, तो ये क्या बन सकता है, एक पॉसिबल है HCl बनने का, बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए HCl में आयनिक ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, हम इसको आयनिक बोल सकते हैं। आयनिक ये इसलिए बोल सकते हैं कि ये क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इस दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो गया, डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये आयनिक कंपाउंड हो गया। हम जब भी किसी रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड में मिलता है तो वो आयनिक रिएक्शन हो जाता है। ठीक, तो ये रिएक्शन क्या है, आयनिक है। जब आयनिक रिएक्शन होता है जहां पे चार्ज इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे चार्ज का रोल कुछ ना कुछ होता है ना, तो वो रिएक्शन हमेशा फास्ट हो जाता है। चार्ज, ऑल चार्ज चाहता है कि हम क्या, न्यूट्रल हो जाएं। ठीक है, ऑल चार्जेस टेंड्स टू बिकम न्यूट्रल। वो क्या, न्यूट्रल होगा तभी तो स्टेबल होगा, अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगा। इसी वजह से देखा जाता है कि इनऑर्गेनिक का जितना कंपाउंड था वो आयोनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था, और वो आयोनिक रिएक्शन सारा रिएक्शन फास्ट ही होता है। हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जिसमें आयोनिक फास्ट हो रहा था, लेकिन जब यही देखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली बॉन्ड टूटता था और बनता था। अब जहां भी बॉन्ड टूटता था, बनता था, तो देखा गया जो सबसे बेसिक बॉन्ड जो टूटता था तो वो कोवेलेंट बॉन्ड था। ठीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा पार्टिसिपेट कर ही रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसी वजह से बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, और जब बॉन्ड टूट रहा है फिर बन रहा है, तो ये रिएक्शन क्या था, स्लो रिएक्शन हो गया था। इसके कंपेयर में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन था आयनिक रिएक्शन, उसके कंपेयर में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन था वो स्लो हो गया। ठीक है, उसके बाद है आइसोमेरिज्म एंड टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन आर यूनिक प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म तो हम बता ही दिए, जिसमें कि हम एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और कैटेनेशन का क्या मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, उसका डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, ढेर सारा कंपाउंड्स, मेनी कंपाउंड्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, मेनी कंपाउंड्स, इसमें ढेर सारा कंपाउंड्स बनता है। कैटेनेशन में यूनिक प्रॉपर्टी हो गया किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे देखिए कार्बन का कितना सारा कंपाउंड है, ढेर सारा कंपाउंड, आप जितना बनाना चाहेंगे उतना बनेगा, तो इसी वजह से कार्बन का जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो हाई देखा गया। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रॉपर्टी है। फिर जब कह रहा है कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी व्हिच इज मैक्सिमम इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था उसमें देखा गया कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा था, और ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी में जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, बॉन्ड एनर्जी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होगा, हमेशा एक नया कंपाउंड बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला था क्या, ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड से हमें क्या बना है, इस कंपाउंड, ये कंपाउंड बना, और इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद ही ये बना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड करता है इस बॉन्ड एनर्जी पे। ठीक है, तो दूसरे और सारा ढेर सारा जो एलिमेंट देखा गया था उसमें कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड था, उसमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा था, मैक्सिमम था। उसके कंपेयर में और भी ढेर सारा था, जैसे अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन,
सिलिकॉन का, तो इसका बॉन्ड एनर्जी था 44 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और इसका कितना था 84 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो और दूसरा भी है सल्फर, सल्फर का है जिसका की है 54, और है फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ढेर सारा है जिसमें से कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन कार्बन का है। इतना तक तो हम देख लिए कि ये बॉन्ड एनर्जी पे हुआ। तो बॉन्ड एनर्जी के बाद, ठीक है, तो हम ये भी बात कर लेते हैं अब स्टेबिलिटी का, ठीक है। अगर कार्बन कंपाउंड ज्यादा बन रहा है, इसका क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन का जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है, तभी ज्यादा बन रहा है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन हम देख लिए हैं कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा था, कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा था एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, ये हम जान गए थे। तो और ये भी हम देख सकते हैं कि कार्बन का कंपाउंड ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब है कि कार्बन का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। तो हम ये दोनों के बीच एक रिलेशन बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच। तो ये इसका रिलेशन ये हो सकता है कि स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए बॉन्ड एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। ये बात हम देख लिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी का बात हो गया, तो स्टेबिलिटी का हम ज्यादा दे देते, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर गया, हम यहाँ लिख देते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी। ये हो गया कैटेनेशन प्रॉपर्टी, उसमें ज्यादा होगा जिसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब बॉन्ड एनर्जी से हम बॉन्ड एनर्जी को रिलेट कर दिए हम स्टेबिलिटी से, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि कार्बन का ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। उसके बाद जो आता है सिलिकॉन का बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो सिलिकॉन का है, उसके बाद इसके अप्रोक्स में, ठीक है, इसके अप्रोक्स में आ जाता है सल्फर का, ठीक है, सल्फर का। फिर जाके सल्फर से ज्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस का, ठीक है। और फास्फोरस से कम होता है नाइट्रोजन का, इससे कम होता है ऑक्सीजन का। इसका क्या मतलब हो गया कि सी बॉन्ड कार्बन का ज्यादा होगा, SSI बॉन्ड कम होगा कार्बन कार्बन से। फिर जाकर सल्फर का इसके दोनों के बराबर का आएगा, ठीक है। और फिर फास्फोरस का कम होगा, इससे कम होगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का फिर इससे कम होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो होता है 35 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो कार्बन का एबिलिटी है ना, तो वो ज्यादा एबिलिटी है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाता है, ठीक है। अब किस किस के साथ बनाता है देखिए, कार्बन का एबिलिटी है कि स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस सब के जो कंपेयर में होता है ना, तो वो कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड इसके साथ किसी के साथ भी वो बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या गया कि भाई इतना चीजें हो गया, ठीक है, इतना चीजें हो गया। तो अब सोर्स क्या है, मतलब पहले हमने देख लिया था कि पहला हमने जो क्या देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन देखें कि हम क्यों फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, उसके बाद देखा। तो अब जो हमारा तीसरा है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हमें मिल रहा है उसका भी तो सोर्स होना चाहिए। तो जो अब देखा गया कि भाई सोर्स जो है हमारा दो सोर्स हो सकता है। पहला सोर्स होगा नेचुरल, जिसको भगवान ने बनाया, और दूसरा सोर्स क्या है, आदमी जिसको बनाया, सिंथेटिक। तो नेचुरल सोर्स में क्या क्या आता है, प्लांट, ठीक है। तो प्लांट एक नंबर पर आता है, ठीक है। जो प्लांट में जो ढेर सारा एलिमेंट रहता है, तो वो रहता है कार्बोहाइड्रेट, एसिड,
स्टार ऑयल, विटामिन, अल्कोहल्स, ये सब जो है चीजें हमें मिलता कहाँ से? प्लांट से मिलता है। और ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ठीक। तो उसके बाद दूसरा देखा गया कि एनिमल से भी हमें मिल रहा है। तो एनिमल से हमें क्या क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, हार्मोन्स मिल रहा है, एटीसी। तो ये सारे चीजें किससे मिल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिल रहा है? सारा कुछ मिल रहा है एनिमल से। तो ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि ये भी जो है फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे भी हमें मिलता है कार्बन कंपाउंड, जिसका कि नाम है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासीन। तो ये सब चीजें क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इसको हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये सब एंटीबायोटिक्स है जो कि हमें मिल, ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर उसके बाद हमें एसिड मिला, फिर अल्कोहल मिला। तो ये सब चीजें जो हमें मिलता है फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से मिलता है। अब प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है। फर्मेंटेशन में हमें कभी अल्कोहल मिलता है, कभी एसिड मिलता है, तो ढेर सारा चीजें हमें मिलता है। एंटीबायोटिक भी, ये सब चीजें बनाया जो जाता है ना, फर्मेंटेशन के हेल्प से बनाया जाता है। ठीक। तो यहाँ से हमें सिर्फ मिल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद जो हमें मिलता है वो क्या है? कोल। ठीक है। तो कोल, जो कोयला हम बोलते हैं, कोयला से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, जिसमें से पहला क्या है? कोलतार। ठीक है। तो ये जो जिस प्रोसेस से मिलता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन तो आपको पता ही है कि दो, हम फिजिकल केमिस्ट्री में बता दिए हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन हमेशा दो कंपाउंड के जो लिक्विड रहता है उसका मिक्सर को अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो इससे जो हमें मिलता है वो क्या है? डाई मिलता है, ड्रग्स मिलता है, परफ्यूम्स मिलता है, फेनॉल मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो ये सारा कुछ मिलता है कोयले से। ठीक है। उसके बाद है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो इससे जो हमें मिलता है गैसोलीन, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, बेसिलीन, पैराक्सीन, बैग। तो ये सब चीज हमें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से मिलता है। उसके बाद जो है हमारा दूसरा है सिंथेटिक प्रोसेस। सिंथेटिक से हमें जो मिलता है डाइस, रबर, ड्रग्स, विटामिन, एटीसी। ये सब चीजें हमें किससे मिलता है? सिंथेटिक रिएक्शन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। ठीक। तो इसको हम एक थोड़ा सा क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। जैसे कि एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक। तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या होगा? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो इसको जो डिवाइड किया गया था दो। ठीक है। पहला है नेचुरल। नेचुरल से जो हमें मिलता है वो बस 10% रहता है, 10%। और दूसरा हमें क्या है? सिंथेटिक। सिंथेटिक, इससे हमें 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। ठीक है। तो नेचुरल में हमने देख लिया था कि क्या क्या है, प्लांट, एनिमल्स, ये सब चीजें हैं। ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ प्लांट। फिर जाकर हमें क्या मिलता है? एनिमल्स। एनिमल से मिलता है। फिर जाकर हमें किससे मिलता है? फंजाई, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर जाके हमें किससे मिलता है? कोल से। कोल मतलब कोयला। ठीक है। और दूसरा जो मिलता है, जो लास्ट है, उससे हम किससे मिलता है? नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस और उस एंड पेट्रोलियम। ठीक। इससे हमें चीजें मिलता है और इससे हमें क्या मिलता है? ढेर सारा चीजें मिलता है, जो कि डायन हो गया, रबर हो गया, ये सब चीजें हमें इससे मिलता है। ठीक।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चौथा पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जेई और नीट के लिए हेल्पफुल रहेगा, प्लस बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि आपको बना बनाया नोट्स मिलता रहेगा।